आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित। बात तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की। बात इसलिए क्योंकि बीजेपी और एआईएडीएमके के गठबंधन में अभी से ही तीखी तकरार की खबरें हैं और कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले गठबंधन टूट जाएगा। और अगर ये गठबंधन टूटा और साथ अगर चुनाव नहीं लड़े तब फिर क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्योंकि जिस तमिलनाडु में बीजेपी का उभार पिछले कुछ वक्त में हुआ जब अन्नामलाई नेतृत्व कर रहे थे, क्या उस बीजेपी का वही हाल हो जाएगा जो अन्नामलाई के पहले हुआ करता था? और क्या अन्नामलाई के मन माफिक नहीं हुआ जो गठबंधन, क्या वो नहीं चल पाएगा? इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, क्या कुछ ये खबरें हैं बीजेपी एआईएडीएमके के बीच, पहले ये तो बताइए। देखिए, ये खबर आज की जब वक्फ एक्ट लेकर आई थी केंद्र सरकार, तो तमिलनाडु में पलानीसामी जो कि एआईएडीएमके के हेड हैं, उनको ये लगा था कि इस वक्फ एक्ट के चलते हमारा मुस्लिम वोट बिदक जाएगा। तो उसी वक्त से ये रिफ्ट की खबरें आ रही थी और उन्होंने कहा भी था बाद में कि हमारा जो गठबंधन है वो चुनाव तक है, चुनाव के बाद जरूरी नहीं कि बीजेपी के साथ मिलकर हम सरकार बनाएं, हम और भी ऑप्शंस देख सकते हैं। ये उस वोट बैंक के लिए ये दिया गया बयान था। तो ये उस वक्त से और भी कई ऐसे विषय हैं जिसपे एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच आपसी डिफरेंसेस हैं जी। हालांकि अमित शाह ने सबसे बड़ी घोषणा ये कर दी जब उन्होंने ये कहा कि पलानीस्वामी जो होंगे वही अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर हमारा अलायंस जीतता है तो वहीं ये से चेहरे को लेकर जो शुरू हुई। नहीं, तकरार नहीं, देखिए वो मजबूरी है बीजेपी की। बीजेपी अपने दम पे वहां सरकार नहीं बना सकती, ये लिख लीजिए आप। वो 5% 10% जो वोट ले आए और मकसद यह है कि किसी तरह दक्षिण के इस दुर्ग पे कब्जा करो। और बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है, जैसे ही कोई मजबूत अलायंस या मजबूत चेहरा दिखेगा उस एंटी इनकम्बेंसी के कारण लोग उसको वोट दे देंगे। यह कैलकुलेशन है अमित शाह का। अब पलानीस्वामी का यह कहना है कि जिस तरह के स्टेप्स केंद्र सरकार उठा रही है, खास करके वक्फ बिल को लेकर पलानीस्वामी बहुत अनकंफर्टेबल हैं। उन्हें लगता है कि मेरा मुस्लिम वोट बिदक जाएगा, क्रिश्चियन वोट ऑलरेडी डीएमके की तरफ है और सिर्फ हिंदू वोट के नाम पर वो तमिलनाडु में सरकार नहीं बनाई जा सकती। जो हमारा जो नॉर्थ का जो हिंदुत्व है ना और जो साउथ का जो तमिलनाडु का जो राजनीति है वो दोनों मिसमैच है, वो होता नहीं। आप अगर हिंदुत्व की बात ज्यादा करेंगे तो पता चलेगा कि 70% लोग आपसे खुद ही कट जाएंगे, 30% ही आपके पास रह जाएंगे और ऐसे में आप सरकार नहीं बना सकते। टू बी वेरी फ्रैंक, हिंदू से ज्यादा हिंदी की वहां बात करनी होगी। नहीं, हिंदी की नहीं, आपको अपने पार्टी को तमिलियन पार्टी का रंग देना होगा, तमिलियन कल्चर में ढलना होगा, द्रविड़ियन और आपको लोकल इश्यूज, हाँ नहीं, और आपको लोकल इश्यूज उठाने होंगे। वहां आप सिर्फ हिंदुत्व के भरोसे नहीं जीत सकते। देखिए अभी मंदिर वाला पूरा विवाद जो मुरुगन स्वामी का मंदिर को लेकर विश्व हिंदू परिषद और ये बीजेपी वगैरह कर रही है, तो ठीक है 10% 20% लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, लेकिन बाकी के 80% का क्या जो आपसे बिदक रहे हैं। तो इसलिए एआईएडीएमके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। उसका कहना है कि आप अपने उस तरह की राजनीति को, वक्फ वाला या हिंदुत्व की राजनीति को थोड़ा सा पीछे रखिए तमिलनाडु में और डीएमके के फेल्यूर्स के बारे में बताइए। मतलब डीएमके जो सरकार चला रही है उसमें हाल यहां नहीं होगा, या चंद्रबाबू नायडू की तरह यहां पर उतना बातचीत भी आसानी से नहीं हो पाएगी। देखिए, चंद्रबाबू नायडू पहले सहयोगी रह चुके हैं और जब चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से हाथ मिलाया था तो उनकी हालत बहुत खस्ता थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद और पवन कल्याण के जोड़ने के बाद अचानक उनका उभार हुआ और वो बम्पर जीत हासिल करें। बीजेपी की कोशिश यही तमिलनाडु में भी दोहराने की है कि एआईएडीएमके के दोनों फैक्शन और बीजेपी ये आ जाए, एक फॉर्मेडेबल अलायंस बन जाए, कुछ छोटी पार्टियों को जोड़े तो सामाजिक समीकरण के रूप में हम कम से कम डीएम से अपर हैंड ले और जीत जाए। लेकिन पता है ना, व्यक्तिगत पर्सनली बहुत कुछ होता है। अब पलानीस्वामी को पनीर सेल्वम नहीं पसंद तो एक फैक्शन नहीं आएगा। पलानीस्वामी को बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति नहीं पसंद तो वो टोन डाउन करना पड़ेगा। क्या ये भी कारण है? और आज भी
कि अन्ना मलाई के मन माफिक तो ये हुआ नहीं गठबंधन, वो भी एक बड़ा कारण है। देखिए, नहीं, राजनीति उस वक्त क्या हुआ जब अन्ना मलाई ने बीजेपी का नेतृत्व दिया, तो बीजेपी अकेले वहां कोशिश कर रही थी। अन्ना मलाई ने बहुत मेहनत की और बीजेपी को 10% के आसपास वोट तक पहुंचाया। सीटें ना मिले वो अलग बात है, लेकिन बेस बढ़ रहा था। अब अचानक ये कहा गया कि नहीं, अन्ना मलाई को हम अलायंस में जाएंगे। अलायंस में जाने के लिए जरूरी था कि अन्ना मलाई को पीछे किया जाए, क्योंकि अन्ना मलाई सबके खिलाफ आक्रामक थे। वो सत्ता पक्ष को बोल रहे थे, विपक्ष को भी बोल रहे थे, एआईएडीएमके को भी बोल रहे थे, तो इसके कारण थोड़ा सा बयानबाजी में खटास आ गई थी। तो उनको पलानीस्वामी ने कहा कि पहले तो इसको पीछे करो, तब हम गठबंधन करेंगे। अब कर भी दिया। अब फिर पलानीस्वामी देखिए अलग टर्म्स कंडीशंस रख रहे हैं। ये हो रहा है। अब ये अन्नामलाई को ये वादा करके गए हैं बीजेपी अमित कहां शाह। होगी? अगर एआईएडीएमके एक ही सहयोगी है, वही हो सकती है क्या? फिर विजय थालापति एक ऑप्शन है, जो कि खबरें हैं कि उनसे बातचीत अंदर खाने चल रही है गठबंधन की। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। पलानीस्वामी जिस तरह टर्म्स कंडीशंस रख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि पलानीस्वामी जाएंगे तब वो विजय थालापति नहीं आ सकते। एक अलायंस और हो सकता है, बीजेपी, विजय थालापति प्लस पलानीस्वामी। अच्छा, लेकिन उसमें हाँ, ये भी हो सकता है तीनों मिलकर, क्योंकि मूल मकसद तो डीएमके को हटाना है ना। लेकिन इसमें क्या करना होगा, फिर से बीजेपी के लिए वही करना होगा कि उसको अपनी नॉर्थ इंडियन हिंदुत्व राजनीति को बिल्कुल शांत रहकर सहयोगी की भूमिका निभानी होगी पलानीस्वामी और इसका विजय थालापति की। और दूसरा टर्म्स कंडीशन ये होगा कि सीएम के रूप में विजय थालापति की भी इच्छा है कि मुझे घोषणा करो, तो उनको यह मनाना होगा कि अभी पलानीस्वामी को रहने दो, क्योंकि घोषणा तो कर चुके हैं अमित शाह पहले ही पलानीस्वामी को लेकर। तो क्या विजय इस बात को लेकर राजी होंगे? और अगर वो राजी होंगे तो उनके पार्टी की क्या कंडीशंस होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका कैडर बढ़ जाए। तो ये भी देखना होगा। तो मतलब अभी थोड़ा सा वक्त है विधानसभा चुनाव में। मुश्किल वाली स्थिति अभी दिख रही है, हमेशा से रही है। तमिल की राजनीति, जो तमिलनाडु की राजनीति है, वो दिल्ली की राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों के लिए हमेशा से मुश्किल रही है। क्योंकि वहां का एक जो द्रविडियन प्राइड है और एक जो कल्चर है ना, वो आजादी के समय से भी। अच्छा, इन सब के ये खिचड़ी एक जो पक रही है, इससे क्या डीएमके को थोड़ा बहुत फायदा भी मिल रहा होगा? नहीं, डीएमके में भी रिस्क है। ऐसा नहीं है कि डीएमके में सब कुछ ठीक चल रहा है। वहां भी घपले घोटाले के आरोप लगे हैं। दयानिधि मारन है, उनका एक अपना फैक्शन है। कानून व्यवस्था बड़ा सवाल है। कनिमोजी हैं, उनका एक अपना इशू है। स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये चल रहा है। वहां भी अलग अलग गुट हैं। लेकिन असली चीज ये है ना कि अगर ये फॉर्मिडेबल अलायंस बना सके, देखिए तमिलनाडु की राजनीति कभी तीसरे मोर्चे, चौथे मोर्चे पे विश्वास नहीं करती। वो हमेशा ये कहती या तो तुम या फिर तुम। तो जो भी विकल्प के रूप में खुद को पेश करेगा डीएमके का कि देखो मैं हरा सकता हूं, उसके साथ जनता जुड़ेगी। यही कोशिश है बीजेपी की कि एआईडीएमके, हम माने बीजेपी और विजय थालापति, ये तीनों मिलकर जनता को ये कन्विंस कर सके कि देखो उसको हराने के लिए हम है ना, खड़ा हो गए ना। और फिर बहुत तरह के आरोप लगे हैं, घपले के, घोटाले के, भ्रष्टाचार के, बहुत तरह के डीएमके सरकार पर आरोप। विजय अगर आते हैं टीवी के लेकर गठबंधन में बीजेपी और एआईडीएमके के साथ, तो क्या वो पवन कल्याण साबित हो सकते हैं, जैसे पवन कल्याण ने प्रदर्शन किया? नहीं, दोनों का बिल्कुल अलग मुद्दा है लड़ने का। देखिए, स्टारडम है विजय के पास, नो डाउट, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो आज भी डीएमके वाला वोट बैंक जो है, जो क्रिश्चियन, अल्पसंख्यक ये वोट है ना, वो उनके साथ है। वो गलती से भी हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश नहीं करें। वो अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए द्रविडियन प्राइड, साउथ इंडिया, लैंग्वेज, ये सब पर बात करते रहेंगे। उसी के साथ बीजेपी को एडजस्ट करना हो। बिल्कुल। और पवन कल्याण, और देखिए आंध्र प्रदेश की राजनीति और पवन कल्याण ने अपना जो स्पेस बनाया है, उस देखिए चंद्रबाबू नायडू सेकुलर, वो मुस्लिम वोट वगैरह के चक्कर में बहुत रहते हैं। उसमें जो एड ऑन हुआ, जो पवन कल्याण का लोकल टच प्लस हिंदुत्व और फिर बीजेपी का, तब जाके चंद्रबाबू नायडू आज इतना बड़ा चेहरा हुए, वो जो चमक रहे हैं।
बिल्कुल। और बहुत बड़ी भूमिका थी वहाँ पर पवन कल्याण की, पहले 21 सीटें, फिर लोकसभा में उससे 5 सीटें, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन अगर बात तमिलनाडु की करें तो वहाँ तो स्थितियाँ थोड़ा अलग होंगी। अभी खबर यही है कि बीजेपी और AIADMK के बीच बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, गठबंधन टूट भी सकता है। और ऐसे में उम्मीद ये कि क्या नया गठबंधन भी बन सकता है, TVK आ सकती है विजय की। तो ये सब चर्चाएं हैं, बाकी देखना होगा कि 2026 चुनाव से पहले भी क्या कुछ तमिलनाडु की राजनीति में होता है। उसके अलावा हर एक अपडेट आपको हम तमिलनाडु की राजनीति से जुड़ी हुई दे ही रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।